क्रेजी फॉर यू चैप्टर 3। इस भाग को समझने के लिए पिछला भाग जरूर सुने। मिहिर आरोही को शादी करने के लिए कहता है और आरोही उसकी बात सुनकर जैसे पागल ही हो गई थी। आरोही हैरानी से मिहिर को देखते हुए कहती है, क्या क्या कहा आपने? शादी? पर मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मिहिर अपनी एरोगेंट वॉइस में कहता है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। आरोही भी उसका जवाब देते हुए थोड़ा तेज आवाज में कहती है, पर मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। मिहिर को अब गुस्सा आने लगता है। यहाँ करोड़ों लड़कियां मिहिर ओबरॉय मरती थी और ये लड़की उसके मुंह पर उसे मना कर रही थी। मिहिर बिना कुछ सोचे समझे आरोही का हाथ पकड़ता और खींचते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगता है। आरोही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। वह थोड़े गुस्से से कहती है, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, सब देख रहे हैं। आते जाते लोग उन्हीं दोनों को देख रहे हैं। आरोही को अच्छे से पता था कि अगर मिहिर को किसी ने पहचान लिया तो बिन बात के अफवाह फैलने में समय नहीं लगेगा। आरोही बार बार खुद को छोड़ने के लिए कह रही थी, पर मिहिर उसकी एक नहीं सुनता और उस शांत जगह लेकर खड़ा कर देता है। आरोही अपना हाथ को पीछे खींचते हुए कहती है, छोड़िए मुझे। ये क्या बदतमीजी है? आरोही की सांसें तेज हो गई थी और उसे मिहिर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मिहिर उसे अपने और करीब खींच लेता है और अपना हाथ उसकी कमर पर रख देता है। मिहिर उसकी नशीली आंखों में देखते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगी। उद्धरण चिन्ह। आरोही मिहिर के इस अचानक ऐसे करीब आने से और उसकी गहरी आवाज सुनकर डर सी जाती है। वह खुद से कहती है, ये इंसान क्या पागल हो गया है? लगता तो ऐसा ही है। आरोही खुद को संभालते हुए कहती है, देखिए क्या कह रहे हैं आप? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप प्लीज दूर हटिए। मिहिर को अब भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो आरोही की बातों को इग्नोर करते हुए अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें शादी के बारे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। अच्छा होगा अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हो। उद्धरण चिन्ह। मिहिर की इतनी गहरी और कोल्ड आवाज सुनकर आरोही डर से हाँ कह देती है। मिहिर के ऑरा को देखते हुए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मिहिर को ना कर सके। वो जल्द से जल्द उस इंसान को खुद से दूर करना चाहती थी। वह मिहिर के स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ऑरा करीब से महसूस कर पा रही थी। मिहिर अपनी आंखें बंद करता है, फिर धीरे से अपनी आंखें खोलकर आरोही को देखता है। वह उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करता है और एक हाथ से उसके गालों को सहलाते हुए प्यार से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी हफ्ते से मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। आरोही ने अपनी नजरें झुकाई हुई थी। उसकी समझ से परे हो गया था कि अचानक उसके साथ क्या हो गया है। वह कुछ सोचते हुए अपनी धीमी आवाज में कहती है, मैं आपकी कंपनी में काम नहीं कर सकती हूँ। ये कहते हुए वह अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी और मिहिर उसे उतना ही मजबूती से पकड़ रहा था। मिहिर उसे घूरते हुए कहता है, क्यों? आरोही बिना मिहिर की ओर देखे ही जवाब देती है, मैं जिस होटल में काम करती हूँ वहाँ के बॉस की बेटी ने मेरी काफ़ी मदद की है। यहाँ मेरे पास जॉब भी नहीं थी, उन्होंने ही मुझे जॉब पे रखा। अब अचानक मैं जॉब कैसे छोड़ दूँ? मेरे पास कोई रीजन भी नहीं है। आरोही को किसी और की तारीफ करते देख मिहिर का गुस्सा और बढ़ने लगता है। वह खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, ठीक है, तुम कुछ टाइम के लिए वहाँ जॉब कर सकती हो, उसके बाद तुम्हें मेरी ही कंपनी ज्वाइन करनी है। उद्धरण चिन्ह। मिहिर का गुस्सा देखकर आरोही जल्दी से हाँ में जवाब देती है। कुछ देर पहले तक जिस इंसान में उसे भगवान नजर आ रहा था, अब वही इंसान उसे शैतान से कम नहीं लग रहा था। मिहिर कहता है, मैं अभी जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। उद्धरण चिन्ह। मिहिर उसे गले से लगा लेता है, फिर उसके गालों पर किस करता है और वहां से चला जाता है। आरोही अभी अभी जो हुआ उसके सदमे से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। आरोही खुद से कहती है, ऐसे कैसे कोई भी आके मुझे किस करके चला जाएगा और मैं उसके साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? पर उसने मेरी इतनी हेल्प भी तो की है। आरोही जानती थी अगर मिहिर यह ऑफर आरव के ट्रीटमेंट के पहले रखता तो वो ना चाहते हुए भी उससे शादी कर लेती, पर मिहिर ने ऐसा नहीं किया। वो आरोही को और परेशान नहीं देखना चाहता था। वो चाहता था कि आरोही अपनी मर्जी से उससे शादी करे, लेकिन कुछ टाइम पहले ही सब उल्टा हो गया था। मिहिर ने अपने गुस्से में आरोही के ना चाहते हुए भी उसे शादी के लिए फोर्स किया था। आरोही अच्छे से जानती थी कि मिहिर ने उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसास किया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वो उससे शादी कैसे कर सकती है। एक तरह से उसे ऐसे लग रहा था इससे मिहिर की सिर्फ मुश्किलें बढ़ेगी। ये सब सोचकर उसका सर फटा जा रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है।
2 दिन पहले भले ही सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन वो फिर भी खुश थी। वह वहां से सीधा आरव के पास चले जाती है। मिहिर हॉस्पिटल के बाहर आता है। बाहर विजय उसका वेट कर रहा था। मिहिर आगे चलते हुए कहता है, आरोही के पीछे बॉडीगार्ड लगा दो। उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए और वो जहां जाएगी मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है बॉस, विजय कहते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगता है। मिहिर कार में जाकर बैठ जाता है। फिर दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मुंबई में निष्ठा बड़े ध्यान से ऋचा की बातें सुन रही थी। करीब 2 घंटे तक ऋचा निष्ठा को उसका काम समझाने के बाद कहती है, आज तुम्हारा पहला दिन है, आज तुम्हारा कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें बाकी का काम कल समझा दूंगी। आज तुम घर जाके आराम करो। उद्धरण चिन्ह। ठीक है फिर हम घर जाते हैं। उद्धरण चिन्ह ... निष्ठा कहते हुए अपनी जगह से उठ जाती है। वह आगे चलते हुए खुद से कहती है, अच्छा हुआ उस बंदर के पूर्वज ने हमें नहीं देखा, नहीं तो उस थप्पड़ का बदला हमसे चुन चुन कर लेता। क्या पता सबके सामने हमें कंपनी से बाहर फिकवा देता। निष्ठा खुद से बातें करते हुए माहिर को कोस रही थी। तभी उसका मोबाइल बजता है। वह अपने हैंडबैग से अपना मोबाइल निकाल कर देखती है। कॉल उसकी बेस्ट फ्रेंड वीरा का था। निष्ठा फोन उठाती है। निष्ठा की कॉल उठाते हुए वीरा अपनी बकबक शुरू कर देती है, हेलो बेबी, कहाँ हो तुम? आज सुबह से तुमने मुझे एक कॉल नहीं किया। क्या तुम बिजी हो? और तुमने हमें बताया नहीं शॉपिंग पे जाना है या नहीं? निष्ठा उसकी बात का जवाब देते हुए कहती, हाँ ठीक है तो फिर अभी चलते। हम आ रहे हैं, तुम हमें मॉल में मिलो। इतना कहकर वह बिना वीरा की बात सुने फोन रख देती है। निष्ठा धीरे धीरे लिफ्ट के अंदर जाती है। वह देखती है कि माहिर उसकी तरफ ही आ रहा है। ये देखकर उसकी धड़कनें मानो थम सी जाती है। वह जल्दी से लिफ्ट का बटन दबाती है और लिफ्ट बंद हो जाता है। वह चैन की सांस लेते हुए कहती है, ये तो पीछे ही पड़ गए हैं। हम जहाँ जाते हैं ये वही टपक पड़ते हैं। वही माहिर अपने मोबाइल में कुछ कर रहा होता है, इसलिए वो निष्ठा को ठीक से देख नहीं पाता, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसने अभी अभी निष्ठा को देखा है। माहिर खुद से ही कहता है, अब तो ये लड़की दिखने भी लगी है, इस लड़की ने पागल करके रखा है, लेकिन इस बार पहले कुछ भी पहले जैसे नहीं होगा। निष्ठा जल्दी से कंपनी के बाहर आती है और कैब बुक करके मॉल के लिए निकल जाती है। निष्ठा जैसे ही मॉल पहुंचती है तो उसे मॉल के बाहर ही उसे वीरा मिल जाती है। वीरा आगे बढ़ती है और जोर से निष्ठा को गले लगाती हुए कहती है, कैसी है मेरी जान? निष्ठा मुंह फुलाते हुए कहती है, तेरी जान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वीरा कहती है, अरे अब क्या हुआ? क्या फिर से तेरे पापा ने तुझे कुछ कहा या उस यामिनी की बच्ची ने? निष्ठा उसे बीच में ही टोकते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, चल अंदर चल बताती हूँ। दोनों अंदर जाके शॉपिंग करने लगते हैं। वीरा निष्ठा की ओर देखते हुए कहती है, ये देखिए ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है, ये तुझ पे बहुत अच्छी लगेगी। निष्ठा अपने में ही खोई हुई जवाब देती है, हाँ अच्छी है। वीरा फिर से एक ड्रेस पकड़ कर कहती है, ये देखिए भी अच्छी लग रही है ना? निष्ठा फिर कहती है, हाँ। वीरा अब अपना बैग उठाती है और उसे दिखाते हुए थोड़े गुस्से से कहती है, ये भी कितनी प्यारी ड्रेस है ना, देख। निष्ठा फिर से हाँ में जवाब देती है। वीरा लगभग चिल्लाते हुए कहती है, तेरा ध्यान कहाँ है? मैं यहाँ हूँ और तू पता नहीं कौन सी दुनिया में खोई हुई है, और ये तुझे प्यारी ड्रेस लग रही है। वीरा के इस तरह बोलने से निष्ठा अपने ख्यालों बाहर आती है और वीरा को देखती है जिसने अपने हाथ में बैग पकड़ा था। निष्ठा अपना सर पकड़ते हुए कहती है, अरे नहीं यार। वीरा उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, तुझे हो क्या गया है? कुछ बताएगी? तू पहले चल यहाँ से। वीरा कहते हुए शॉपिंग बैग उठाती है और निष्ठा को अपने साथ बाहर लाती है। दोनों मॉल में ही बने कैफे में जाकर बैठ जाती है। वीरा 2 कॉफी ऑर्डर देकर निष्ठा के सामने बैठ जाती है। वीरा निष्ठा को देखते हुए कहती है, अब बता ऐसा सदा हुआ सा मुंह क्यों बनाया हुआ है? निष्ठा बेचारी सी शक्ल बनाकर वीरा को देखती है, शुरू से लेकर आखिरी बात वीरा को बताती है। वीरा ये सब सुन के हैरानी से कहती है, क्या कहा तूने? तुमने माहिर अग्निहोत्री को थप्पड़ मार दिया? निष्ठा अपने दोनों हाथों मसलते हुए उदासी से कहती है, उस टाइम पर हमें बहुत गुस्सा आ रहा था, हमें क्या पता था ऐसा हो जाएगा, और उसे भी हमें ऐसे पकड़ने की क्या जरूरत थी? उनकी जगह कोई भी होता हम उसे थप्पड़ ही मारते। वीरा अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, पर वो कोई आम आदमी नहीं है, माहिर अग्निहोत्री है, वो अपने पावर पर पूरी दुनिया खरीद सकता है और तूने उसे थप्पड़ मार दिया। निष्ठा उसे घूरती है और थोड़े गुस्से से कहती है, तुम तो ऐसे कह रही हो वो इंसान ना होकर कोई भगवान हो गया, वो
पूरी दुनिया क्या उसके ही इशारों पर चलती है, जो तुम हमें ऐसा कह रही हो। वीरा निष्ठा को ही देख रही थी, जो अजीब अजीब एक्सप्रेशन के साथ यह सब कह रही थी। वीरा मुंह बनाते हुए उसका जवाब देती है, पूरी दुनिया भले ही उसके इशारों पर ना चलती हो, पर उसके चुटकी बजाते ही पूरी दुनिया उसके कदमों में झुक सकती है। अगर उसने गलती से भी तुझे उसी के कंपनी में देख लिया ना, तो वह तुझे छोड़ेगा नहीं। ऐसा भी हो सकता है वो तुझसे बदला लेने के लिए तुझे ढूंढ रहा हो। वीरा की बात सुनकर निष्ठा को अपने दिल में डर बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। वह तो ये भी इमेजिन करने लगी थी कि माहिर उसके साथ क्या क्या कर सकता है। निष्ठा खुद को शांत करते हुए कहती है, तुम हमें डरा रही हो, ऐसा तो मत बोलो यार। वीरा अपनी कॉफी पीते हुए कहती है, मैं तुझे डरा नहीं रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। उसने अगर तुझको गलती से भी उसकी ही कंपनी में देख लिया तो वो तो तुझे धक्के मार के बाहर कर देगा। निष्ठा कहती है, हमें पता है, वैसे भी वो रोज वहाँ नहीं आएगा, फिर भी कभी उसने हमें देख लिया तो। निष्ठा को इतना परेशान होते देख वीरा कहती है, तू टेंशन मत ले, अगर वो कभी कभी ही तो वहाँ जाता है अच्छी बात है, इतनी बड़ी कंपनी है, जरूरी थोड़ी है वो तुझे ही देखे। उद्धरण चिन्ह। निष्ठा खुद को समझाते हुए कहती है, हाँ तुम ठीक कहती हो। उद्धरण चिन्ह। वीरा कहती है, मैंने सुना है कि तेजस दुबई से आ रहा है। निष्ठा अपना कॉफी का कप उठाती है और उसे गोल गोल घुमाते हुए जवाब देती है, हाँ उसने हमें बताया वो कुछ दिन में आ जाएगा। वीरा खुश होते हुए कहती है, ओए होए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। निष्ठा बस मुस्कुरा देती है। दोनों कॉफी पीकर अपने अपने घर के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर माहिर स्टार एंटरटेनमेंट से निकलकर सीधा अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन जाता है। वह निष्ठा के बारे में सोच सोच कर पागल हो चुका था। वह खुद से कहता है, इस लड़की से तो मैं चुन चुन कर बदला लूंगा। जब से मिली है जैसे दिमाग में नाचने लगी है। अगर ये वही लड़की है तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वह अपने असिस्टेंट अनिल को कॉल करता है। अनिल फोन उठाता है। माहिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, कल अनाथ आश्रम में एक लड़की डांस सिखा रही थी, मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इतना कहकर वो बिना अनिल की बात सुने फोन रख देता है। दिल्ली में मिहिर सीधे अपने ऑफिस पहुंचता है। सब उसे देखते ही अपने अपने काम में लग जाते हैं। मिहिर को जरा भी पसंद नहीं था उसके कंपनी के लोग एक सेकंड भी जाया करे। वह अपने केबिन बैठकर कुछ सोचने लगता है। तभी उसका फोन बजता है। कॉल उसकी छोटी बहन विभा का था। मिहिर कुछ सोचकर फोन उठाता है। दूसरी ओर से विभा खुश होते हुए कहती है, हेलो भाई, आप घर कब आ रहे हैं? कितने दिनों से आप नहीं आए हैं? उद्धरण चिन्ह। मिहिर अपनी सख्त आवाज में जवाब देता है, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, जब टाइम मिलेगा मैं आ जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। विभा कहती है, पर भाई। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले विभा कुछ और बोलती मिहिर फोन का देता है। विभा अपने में पकड़े अपने मोबाइल को देखते हुए कहती है, भाई हमेशा ऐसे ही करते हैं। मिहिर अपने काम में लग जाता है। कुछ देर बाद उसके केबिन में उसका फ्रेंड अभय आता है। अभय आते ही उसे चिढ़ाते हुए कहता है, और कैसा है मेरा गुस्सेल दोस्त? मिहिर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अपना काम करता रहता है। अभय फिर कहता है, अरे कुछ तो बोल, चल ये सब छोड़ कल पार्टी में चलना है, तू टाइम पे तैयार हो जाना। उद्धरण चिन्ह। मिहिर बिना उसकी तरफ देखे ही जवाब देता है, किस चीज की पार्टी है? अभय बैठे हुए चेयर पर गोल गोल घूमते हुए जवाब देता है, अरे यार, पार्टी करने के लिए भी कुछ होना थोड़ी जरूरी है। पार्टी तो बस एंजॉय करने के लिए है। अब हमेशा तो बिजनेस पार्टी अटेंड कर लेता है, कल मेरे साथ चल। मिहिर अपने लैपटॉप में ही देखते हुए कहता है, पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभय को पता था इस इंसान को बोलना मतलब दीवार पर सर पीटना जैसा है। वो फिर भी उसे मनाने की अपनी कोशिश जारी रखता है। दूसरी ओर आरोही तो शादी के बारे में सोच सोच के पागल ही हो गई थी। वो जानती थी कि वो मिहिर को ना तो बिल्कुल नहीं बोल सकती थी, पर वो उससे शादी भी नहीं करना चाहती थी। वह आरव के पास जाती है। आरव को अब होश आ चुका था। आरोही आरव को देखते हुए प्यार से कहती है, कैसा है आरव? अब तुझे कैसा लग रहा है? आरव अपनी धीमी आवाज में कहता है, दीदी मैं ठीक हूँ। तनुजा उसके पास बैठते हुए कहती है, ठीक कैसे नहीं होगा दीदी, इसके एग्जाम भी तो आ रहे हैं और हर बार की तरह इसे टॉप भी तो करना है। इसी तरह बातें करते हुए दिन ढल जाता है और रात हो जाती है। रात का वक्त मुंबई में चांद की रोशनी पूरे मुंबई शहर को जगमगा रही थी। इस वक्त पर लोग अपने पार्टनर के साथ हाथों में हाथ डाले घूमने निकल रहे थे। वही माहिर अपने रूम की बालकनी में बैठकर चांद को देखते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था।
चांद की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर आ रही थी और उसका अट्रैक्टिव फेस और भी चमक रहा था। तभी वहां माहिर की माँ वीना जी वहां आ आती है। वीना जी कुछ मिनट तक प्यार भरी नजरों से उसे ऐसे ही देखते रहती हैं। वीना जी उसके पास बैठते हुए कहती है, क्या सोच रहे हो बेटा? माहिर अपनी नजरें घुमाकर अपनी माँ को देखता है और फिर से अपनी नजरें चांद पर गिराते हुए कहता है, कुछ भी नहीं माँ। वीना जी प्यार से कहती है, किस्मत ने चाहा तो वह एक दिन तुम्हें जल्द मिल जाएगा, तुम बस विश्वास रखो खुद पर। माहिर बस हम में जवाब दे देता है। वीना जी अपने जाग से उठते हुए कहती है, अब तुम भी सो जाओ, तुम बहुत थक गए होंगे। इतना कहकर वह रूम से बाहर चली जाती है। वो जानती थी माहिर को बार बार इस बारे में बात करना पसंद नहीं है। वो उसके दर्द को बढ़ा देता था, लेकिन माँ का दिल मानता नहीं था अपने बेटे का हाल पूछे बिना। वो उससे सुनना चाहती थी कि वह कैसा है। माहिर गहरी सांस लेकर अपनी जगह से उठता है, बेड पर आकर लेट जाता है। दूसरी ओर निष्ठा अपने कमरे में बैठकर यही सोच सोचकर पागल हो रही थी कि अगर माहिर ने उसे देख लिया तो क्या होगा। वह अपना टेंशन कम करने के लिए अपने मोबाइल से बॉक्स को कनेक्ट करती है और डांस करने लगती है। गाने की आवाज़ सुनकर निष्ठा के रूम के से बाहर से गुजर रही डाली उसकी रूम में आती है और बॉक्स बंद कर देती है। डाली चिढ़ते हुए कहती है, दीदी आप इस टाइम पर तांडव क्यों कर रही है? पूरे घर को उठाने का इरादा है क्या? उद्धरण चिन्ह। निष्ठा अपना पसीना पोंछते हुए कहती है, अरे कुछ भी नहीं। वैसे आवाज बाहर तक आ रही थी क्या? डाली कहती है, हाँ आपके रूम के बाहर तक तो आ ही रही थी। मैं जा रही हूँ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट, निष्ठा उसका जवाब देते हुए कहती है। निष्ठा भी दिन भर के बारे में सोचते हुए अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और सोने की कोशिश करने लगती है। दिल्ली में मिहिर अपने ऑफिस से निकलता है और कार में बैठ जाता है। वह ड्राइवर को घर चलने कहता है और फिर आरोही को कॉल करता है। वही आरोही अननोन नंबर देखकर सोचती है, अभी कौन कॉल कर रहा है? हो सकता है होटल से हो। मैं बिना बताया आ गई थी कल और आज होटल भी नहीं गई थी। उद्धरण चिन्ह। आरोही फोन उठाती है। आरोही कहती है, हेलो। दूसरी ओर से आवाज आती है, तुमने दवाई ली? आरोही चौंक कर कहती है, आप? मिहिर कहता, क्यों किसी और के कॉल का वेट कर रही थी तुम? उद्धरण चिन्ह। आरोही हड़बड़ा जाती है। वो मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं वो, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? उद्धरण चिन्ह। मिहिर कार से बाहर अपने साथ चलती भीड़ को देख रहा था। वो अपने शांत आवाज में जवाब देता है, किसी का नंबर निकलवाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने पूछा कि तुमने दवाई खाई है या नहीं? उद्धरण चिन्ह। आरोही सोचते हुए जवाब देती है, मैंने तो अभी। मिहिर बीच में ही बोलता है, ओह तो तुमने अभी तक डिनर नहीं किया है? उद्धरण चिन्ह। आरोही उसके गुस्से में बदलते आवाज को साफ महसूस कर पा रही थी और पता नहीं क्यों उसे दिल ही दिल में घबराहट महसूस हो रही थी। वो अटकते हुए जवाब देती है, हाँ माँ, मैं बस थोड़ी देर में खाना खा लूंगी। मिहिर उसकी बात पर अपनी मुठ्ठियां बांध लेता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और खुद के गुस्से को दबाते हुए कहता है, अभी के अभी जाकर खाना खाओ और दवाई लो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इससे पहले कि आरोही कुछ बोलती मिहिर फोन काट देता है। आरोही हैरानी से अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल को देख रही थी। उसे अब गुस्सा आने लगता है। ऐसे कैसे कोई भी उसे कुछ भी बोल सकता है और वो उसकी बात क्यों माने? वो खुद से ही कहती है, इससे बुरा कोई इंसान हो भी नहीं सकता है। और ये कौन होता है मुझे ऑर्डर देने वाला? कहीं का राजा है जो मैं इसकी बातें मानूं? मिहिर सीधे अपने घर पहुंचता है। वह रूम में जाता है और शावर लेकर बेड पर लेट जाता है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आरोही उसे मिल गई है। उसे इतनी खुशी आज तक नहीं हुई थी जितना आज उसे आरोही के मिलने पर हो रही थी। वो जिंदगी भर उसे अपनी बाहों में भर कर रखना चाहता था, जिससे कोई भी उन दोनों को अलग ना कर पाए। वह आरोही के बारे में सोचकर फिर से उसे कॉल करता है, पर आरोही तो रमा जी और तनुजा को घर भेजकर खुद आरव के पास बैठे बैठे ही सो गई थी। आरोही के फोन न उठाने से मिहिर को टेंशन होने लगती है कि कहीं वह कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है। वह तुरंत अपने असिस्टेंट विजय के पास कॉल करता है। विजय फोन उठाता है। मिहिर सीधे पॉइंट पर आता है, आरोही कहाँ है इस वक्त? विजय जवाब देता है, बॉस आरोही मैम अभी आरव के साथ है, तनुजा और उनकी बुआ जी घर जा चुकी है। उद्धरण चिन्ह। मिहिर को राहत मिलती है। वो ठीक है कहकर फोन रख देता है। मिहिर उठकर बालकनी में जाकर बैठ जाता है। वो चांद को देखने लगता है। वो जब भी आसमान को देखता था उसे ऐसा लगता था कि उसका भाई उसके आसपास ही है।
दूसरी सुबह मुंबई में निष्ठा कसम साते हुए अपनी आंखें खोलती है। वो मुस्कुराते हुए उठकर बेड पर बैठ जाती है। तभी उसकी आंखों के सामने माहिर का चेहरा आ जाता है और एक पल में उसकी मुस्कुराहट जैसे कहीं गायब हो जाती है। निष्ठा अपना सर पकड़ते हुए कहती है, क्या आफत है। पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा पाप किए थे कि उस बंदर की पूर्वज से हमारा सामना हुआ। निष्ठा माहिर को कोसते हुए बाथरूम में चली जाती है। वो तैयार होकर नीचे आ जाती है। निष्ठा की माँ प्रेरणा जी की नज़र उस पर जाती है। वो उसे देखते हुए कहती है, आजा बेटा नाश्ता कर ले। निष्ठा अपने मोबाइल में टाइम देखती है और कहती है, हमें देर हो रही है माँ, हम बाद में कर लेंगे। तभी निष्ठा की चाची सुरभि कहती है, तुम कल बिना नाश्ता करे ही घर से निकल गई थी। ऐसे खाली पेट घर से बाहर जाना अच्छी बात नहीं है बेटा। नाश्ता रेडी है, तुम नाश्ता कर लो फिर चली जाना। बेटा तू बैठ जा, मैं अभी नाश्ता परोसती हूँ, निष्ठा की माँ कहती है। निष्ठा सबके इतना बोलने पर मना नहीं करती है। वह डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। वह जल्दी से अपना नाश्ता करती है और घर से निकल जाती है। माहिर का घर। माहिर आज बहुत जल्दी उठ जाता है। वह उठता है, एक्सरसाइज करता है, फिर शावर लेकर रेडी होकर नीचे आ जाता है। माहिर के दादा अनंत जी की नज़र माहिर पर पड़ती है जो मोबाइल पर देखते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। वह उसे देखकर कहते हैं, बेटा आज तुम बहुत जल्दी तैयार हो गए हो। माहिर शांति से जवाब देता है, हाँ दादू आज मेरी 9 बजे मीटिंग है, इसलिए आज जल्दी जा रहा हूँ। माहिर की दादी उर्मिला जी कहती है, पर बेटा नाश्ता तो करके जा। माहिर कहता है, नहीं दादी मैं बाहर ही कुछ खा लूँगा, अभी मैं लेट हो रहा हूँ। इससे पहले कोई कुछ कहता माहिर सीधे अग्निहोत्री कॉर्पोरेशन के लिए निकल जाता है। माहिर की माँ वीणा जी किचन से बाहर आते हुए कहती है, ये लड़का किसी की नहीं सुनता, पता नहीं इसे कोई लड़की पसंद करेगी भी या नहीं। उद्धरण चिन्ह। उर्मिला जी अपनी बहू को देखकर हंसती है और बड़ी सी मुस्कान लिए कहती है, अरे कैसे नहीं पसंद नहीं करेगी, लाखों लड़कियां मरती है मेरे बच्चे पर, मेरा राजकुमार इतना हैंडसम जो है। सब मुस्कुरा उठते हैं। सभी जानते थे माहिर अपनी दादी का लाडला है और दादी उसके हर फैसले पर उसका साथ देती है। अब इन्हें क्या पता कि इनका हैंडसम बेटे को कोई पसंद करे या न करे, वो पहले ही किसी को पसंद कर चुका है और अब वो उसके लिए पागल होते जा रहा था। हर्ष जो सीढ़ियों से आते हुए उनकी बात सुन रहा था, वह स्टाइल से अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, आप सब भूल रहे हैं इस घर में एक और हैंडसम बंदा है और वो यहाँ है। सब उसकी ओर देखकर हंसने लगते हैं। हर्ष सभी को देखते हुए कहता है, इसमें हंसने वाली क्या बात है। आप लोगों को कोई शक है मेरे लुक्स को लेकर? और भाई इतनी जल्दी क्यों चले गए? मैंने उन्हें कल ही बताया था मैं उनके साथ रोज कॉलेज जाऊंगा। वीणा जी कहती है, उसकी कोई जरूरी मीटिंग थी इसलिए वो जल्दी चला गया। तुझे रोज उसके साथ जाना है तो सुबह जल्दी उठना होगा। वो सब छोड़ आजा, तू नाश्ता कर ले। हर्ष नाश्ता करता है और वो भी कॉलेज चला जाता है। वो कॉलेज पहुंचकर सीधे अपने क्लास की ओर जाने जाता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो टॉप फ्लोर पर खड़ी थी। हर्ष को ऐसा लगता है जैसे वो सुसाइड करने वाली है। वो तुरंत दौड़ते हुए टॉप फ्लोर पर पहुंचता है। वह लड़की को अपनी ओर खींचता है। हर्ष लड़की को देखकर हैरान हो जाता है, ये तो कल वाली लड़की है। वो खुद से ही कहता है। अगले ही पल वह गुस्से से कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? अभी क्या करने जा रही थी तुम? उद्धरण चिन्ह। वो लड़की हर्ष को देखती है, फिर अपने हाथों को वह उसका हाथ झटक देती है और कहती है, इतनी जल्दी नहीं मर जाऊंगी। इतना कहकर वो वहां से चले जाती है। हर्ष को कुछ समझ नहीं आता, वो भी वहां से चला जाता है। दिल्ली में मिहिर जब सोकर उठता है तो आज उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी और उसके चेहरे पर एक सुकून। अगर कोई जानने वाला उसे देखता तो वो तो उसे देखकर पागल ही हो जाता कि देवल भी एक प्यारी सी स्माइल कर सकता है। वह उठ के तैयार होता है और सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। मिहिर हॉस्पिटल पहुंचकर सीधे आरोही के पास जाता है। जब वो रूम में पहुंचता है तो वहां पहले ही रमा जी और तनुजा आ चुके थे। रमा जी मिहिर को देखते हुए कहती है, अरे मिहिर बेटा तुम अंदर आओ, तुम बाहर क्यों खड़े हो? मिहिर रूम के अंदर जाता है और उसकी निगाहें सीधे आरोही पर जाकर टिक जाती है। मिहिर फिर आरव की ओर देखता है जो बेड पर सो रहा था। वह उसे देखते हुए कहता है, अब आरव कैसा है? रमा जी एक नज़र आरव को देखती है और जवाब देती है, आरव तो ठीक है, कुछ दिन में ये बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। आरोही मिहिर को देखकर अंदर ही अंदर बेचैन हो रही थी। उसे डर था कि मिहिर सबके सामने शादी की बात ना कह दे, इसलिए वो जल्दी से वहां से जाना चाहती थी। आरोही अपनी बुआ की ओर देखते हुए कहती है, बुआ जी
मैं होटल के लिए निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। उद्धरण चिन्ह। रमा कहती है, पर बेटा तूने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। आरोही अपना हैंडबैग उठाते हुए कहती है, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। उद्धरण चिन्ह। मिहिर मन ही मन कहता है, इस लड़की को भूखा रहने में मजा आता है लगता है। कल ही इसकी तबीयत ठीक नहीं थी और यह फिर से लापरवाही कर रही है। मिहिर की नजरें आरोही को ही घूर रही थी, जैसे वह कभी भी उसे जिंदा निगलने के लिए तैयार बैठा हो। मिहिर कहता है, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आरोही मना करना चाहती थी, पर मिहिर के इस सवाल से वहां खड़े सभी लोगों की नज़र उसी पर जमी हुई थी, इसलिए वह सबके सामने मना नहीं कर पाती और हाँ कह देती है। लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि अगर मिहिर ने शादी के बारे में पूछा तो क्या जवाब देगी। वो फिर से फंस गई थी। दोनों हॉस्पिटल के बाहर आते हैं और पार्किंग एरिया में जाते हैं। मिहिर कार का दरवाजा खोलता है, आरोही चुपचाप बैठ जाती है। उसे तो मिहिर के चेहरे के भाव कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिहिर भी कार में बैठता है, फिर दोनों हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद मिहिर अचानक कार रोक देता है। मिहिर के अचानक कार रोकने से आरोही मिहिर को देखते हुए कहती है, क्या हुआ, हम यहाँ क्यों रुक गए। उद्धरण चिन्ह। मिहिर कहता है, बाहर आओ। इतना कहकर वो कार से बाहर आ जाता है। आरोही भी कार से उतर जाती है, उसे वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिहिर आगे चलते हुए कहता है, चलो मेरे साथ। आरोही मिहिर के पीछे पीछे जाने लगती है। आरोही देखती है कि सामने एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है। दोनों अंदर जाते हैं। रेस्टोरेंट का मैनेजर मिहिर को देखकर तुरंत उनके पास जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। उस रेस्टोरेंट में मिहिर के लिए पर्सनल रूम हमेशा बुक रहता था, इसलिए मैनेजर से कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं थी। मिहिर रूम की ओर जाने लगता है और आरोही उसके पीछे पीछे चुपचाप चलते रहती है। सुबह का वक्त था, इसलिए वहां गिने चुने लोग ही बैठे थे। सबकी नज़र आरोही और मिहिर पर चली गई थी। मिहिर ने जब देखा लड़के एकटक आरोही को ही देख रहे हैं, वो तुरंत आरोही का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी रूम की ओर बढ़ता है। आरोही को कुछ समझ नहीं आता कि मिहिर को अचानक क्या हुआ। दोनों रूम में पहुंच जाते हैं। आरोही पूरे रूम में अपनी नज़रें दौड़ाती है। रूम बहुत सुंदर था। दीवार पर बने फूलों के डिज़ाइन बिल्कुल ओरिजिनल लुक दे रहे थे और वहां बने बड़े से कांच के दरवाजे से दिल्ली शहर का बहुत खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। मिहिर आरोही को देखते हुए कहता है, बैठो। आरोही चुपचाप वहां बैठ जाती है और मिहिर उसके सामने। मिहिर उसे मेन्यू देते हुए कहता है, तुम्हें क्या खाना है, ऑर्डर करो। आरोही मेन्यू उठा के देखने लगती है। इतनी महंगी डिश देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ऑर्डर करे। बहुत देर तक देखने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वह मिहिर की ओर देखते हुए कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही ऑर्डर कर दीजिए। मिहिर वेटर की ओर देखते हुए कहता है, एक सैलेड सैंडविच, एक ग्लास दूध और एक ब्लैक कॉफ़ी। उद्धरण चिन्ह। वेटर रिस्पेक्ट के साथ हाँ में सर हिलाता है और वहां से चला जाता है। आरोही खुद से ही कहती है, सिर्फ इतना खाने के लिए हम इतने बड़े रेस्टोरेंट में आए हैं और ये मुझे दूध और सैंडविच खिलाएगा। इससे अच्छा तो मैं ही कुछ ऑर्डर कर लेती और मेरा यहाँ बैठकर जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो अलग। मिहिर की निगाहें आरोही पर टिकी हुई थी और वह जैसे आरोही की मन की बात समझ गया था। मिहिर कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी तुम्हें यही खाना चाहिए। आरोही किसी बच्चे की तरह हाँ में सर हिलाकर जवाब देती है। उस दिन आरोही को बेहोशी की हालत में देखकर मिहिर का मूड अभी भी खराब था। उसे ये अच्छे से दिख रहा था कि आरोही अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है और अब उसे उसकी और भी ज़्यादा फिक्र होने लगी थी। उसका मन तो आरोही घर में बंद कर देने का हो रहा था। मिहिर बस आरोही को ही निहारे जा रहा था, जो नर्वसनेस के साथ इधर उधर देख रही थी। वह बस मिहिर से नजरें न मिलाने के लिए आंखें चुरा रही थी। वो जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहती थी। मिहिर के साथ होने से ही उसकी धड़कनें तेज हो जाती थी। कुछ देर में उनका ऑर्डर आ जाता है। आरोही चुपचाप से अपना सैंडविच खाने लगती है और मिहिर अपना कॉफ़ी पीने लगती है। आरोही अपने सामने बैठे मिहिर को देखती है। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसके सामने कोई शैतान बैठा हो जो अपनी नीली आंखों से ही पूरी दुनिया को बर्फ कर सकता था। वह मन ही मन कहती है, ये नीली आंखों वाला शैतान कितना हैंडसम है, थोड़ा मुस्कुरा देगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब स्माइल करने के पैसे थोड़ी लगते हैं। आरोही अब भी मिहिर को ही निहारे जा रही थी, जो अपने मोबाइल में किसी से बात कर रहा था। आरोही सैंडविच खत्म करती है, फिर दूध को देखने लगती है। उसे दूध पीने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उसमें मिहिर को कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी।
तभी उसे मिहिर की आवाज सुनाई देती है, दूध को ऐसे घूरना बंद करो और जल्दी से पी लो। उद्धरण चिन्ह। बेचारी आरोही चुपचाप दूध का ग्लास उठाती है और दूध पीने लगती है। खुद तो कॉफी पी रहा है और मुझे दूध पिला रहा है, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। आरोही मन ही मन सोचने लगती है। लेकिन आरोही को कहाँ पता था मिहिर को वो किसी बच्ची से का नहीं लगती थी जो हमेशा खाने से भागती थी। आरोही पूरा ग्लास का दूध खत्म कर देती है, फिर कहती है, अब चलते हैं, मैं लेट हो रही हूँ। मिहिर कहता है, ठीक है चलो। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं, फिर होटल के लिए निकल जाते हैं। मिहिर कार सीधे होटल के सामने रोक देता है। आरोही जल्दी से कहती है, मैं चलती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वह कार से उतरने लगती है। तभी मिहिर कहता है, स्टॉप। आरोही के हाथ हवा में ही रुक जाते हैं जिसे उसने डोर खोलने के लिए उठाया था। अब तो आरोही की सांस उसके गले में ही अटक गई थी। वह रास्ते भर यही सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि अगर मिहिर उसे शादी के बारे में पूछेगा तो वो क्या जवाब देगी। आरोही मिहिर की ओर पलटती है। मिहिर अपनी नशीली आंखों से उसे ही देख रहा था। मिहिर अपनी नशीली आंखों से आरोही को एकटक देखे जा रहा था। आरोही खुद के घबराहट को अंदर दबाती है और हिम्मत करके पूछती है, क्या हुआ। मिहिर उसके करीब जाता है और उसके चेहरे को पकड़कर उसके माथे पर किस करता है। मिहिर प्यार से कहता है, ध्यान रखना अपना। आरोही शौक से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मिहिर को देख रही थी। मिहिर की ये हरकत आरोही के दिल को छू जाती है और आरोही के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। आरोही को मुस्कुराते देख मिहिर का दिल मानो खुशी से भर जाता है। मिहिर आरोही को छोड़ देता है। आरोही को ये 3 शब्द, ध्यान रखना अपना, सुनकर बहुत अच्छा लगता है। आरोही हाँ में अपना सर हिलाती है और कार से बाहर आ जाती है। आरोही एक बार मिहिर को देखती है और मुस्कुराते हुए होटल के अंदर चले जाती है। मिहिर उसे तब तक देखता है जब तक वो अंदर नहीं चले जाती। फिर वो भी आरोही के ख्यालों में ऑफिस के लिए निकल जाता है। मुंबई में निष्ठा अपने टाइम पर स्टार एंटरटेनमेंट पहुंच चुकी थी। वो गहरी सांस लेकर अंदर जाती है और सीधा डांस एरिया की ओर चले जाती है। वो चाह कर भी माहिर के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। हर वक्त दिमाग में यही बात आ रही थी कि माहिर ने उसे देख लिया तो क्या होगा। वो अपनी ही सोच में थी, तभी अचानक किसी से टकरा जाती है। निष्ठा सर उठा के देखती है, सामने राज अरोड़ा खड़ा था। राज अरोड़ा बहुत पॉपुलर कोरियोग्राफर थे। निष्ठा उसे देखकर खुश हो जाती है। निष्ठा जल्दी से कहती है, सॉरी सर, सो सॉरी। पर राज तो निष्ठा की खूबसूरती में खोया हुआ था। अचानक उसे होश आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं। क्या तुम यहाँ नहीं आए हो, मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। तभी ऋचा वहाँ आती है। ऋचा राज को देखते हुए कहती है, मिस्टर राज, ये निष्ठा है, अभी ये आपके साथ ही काम करेगी। उद्धरण चिन्ह। राज निष्ठा को देखते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारे साथ काम करके। उद्धरण चिन्ह। राज 29 साल का एक नौजवान था जो बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाता था और उसके जेंटल बिहेवियर के कारण कोई भी उसके साथ बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाता था। निष्ठा कहती है, ये मेरी खुशनसीबी ये कि मुझे आपके साथ का करने का मौका मिल रहा है। राज मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो दिखने में ही काफ़ी टैलेंटेड लग रही हो। उसकी बात पर निष्ठा मुस्कुरा देती है। ऋचा, फिल्म के मेन लीड मिस प्राची और मिस्टर रोहन आ जा रहे हैं, तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। निष्ठा ये सुनकर और खुश हो जाती है, आखिर उसे फेमस स्टार से मिलने का मौका जो मिलेगा। लेकिन निष्ठा आने वाले तूफान से शायद अनजान थी। निष्ठा और राज अपने काम में लग जाते हैं। राज उसे पहले सॉन्ग्स के बारे में बताता है, फिर दोनों डांस के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। फिल्म की आधी डांस टीम आ चुकी थी, सब अपने प्रैक्टिस में लग जाते हैं। दूसरी ओर माहिर अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी कोई डोर पर की नॉक करता है। माहिर हमेशा वाले सख्त आवाज में कहता है, कम इन। उसका असिस्टेंट अनिल अंदर आता है। अनिल कहता है, बॉस मिस्टर खुराना आपसे मिलना चाहते हैं, वो आज फिल्म के काम से स्टार एंटरटेनमेंट आए हुए हैं। माहिर अपनी फाइल में ही देखते हुए कहता है, ठीक है। अनिल कहता है, क्या मैं उन्हें यही बुलाऊं? माहिर अपनी जगह से उठते हुए कहता है, नहीं, हम स्टार एंटरटेनमेंट चलते हैं। माहिर वहां से निकालकर सीधा स्टार एंटरटेनमेंट के लिए निकल जाता है। वह सीधे मीटिंग रूम में जाता है जहां पहले ही मिस्टर खुराना उसका वेट कर रहे थे। दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। करीब 1 घंटे बाद उनकी मीटिंग खत्म होती है। मिस्टर खुराना वहां से चले जाते हैं। माहिर भी अपने केबिन की ओर जाने लगता है।
आसपास से गुजर रही लड़कियां बस उसे ही निहार रही थी। तभी एक लड़की कहती है, आज तो मेरा दिन बन गया इस हैंडसम को देखकर। दूसरी लड़की कहती है, हाँ यार ये तो ईद का चांद है, कभी कभी ही नजर आता है। उद्धरण चिन्ह। माहिर को पता नहीं क्या होता है कि वह अपना रास्ता बदलकर डांस एरिया की ओर से जाने लगता है। सब उसे देखकर ही हड़बड़ाते हुए अपने अपने काम में लग जाते हैं। माहिर अपनी नज़र एक बार गाने की ओर ले जाता है और लिफ्ट की ओर जाने लगता है। अचानक उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वह वापस आकर हाल में देखता है। उसकी नज़र एक लड़की पर टिकी हुई थी जो सबसे हंसते मुस्कुराते बात कर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के कारण वो इतना परेशान था वो लड़की उसी की कंपनी में इतनी खुशी के साथ डांस कर रही थी। तभी राज निष्ठा के पास जाता है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। निष्ठा को किसी और की बाहों में डांस करते देख मानो माहिर का खून खोलने लगता है। वह तुरंत हाल के अंदर जाता है। सब माहिर को देखकर अपनी जगह जम जाते हैं। उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि कोई भी उसकी तरह खींचा चला जाता था। निष्ठा की नज़र जैसे ही माहिर पर पड़ती है मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं और डर से उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। वह वहां से उसी वक्त भाग जाना चाहती थी। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे थे। माहिर एकटक निष्ठा को ही घूरे जा रहा था, जैसे वह उसे कच्चा चबा जाएगा। निष्ठा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कहीं जा भी नहीं सकती थी। तभी माहिर कहता है, आप सब अपना डांस कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे राज से कुछ बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। राज सबकी ओर देखते हुए कहता है, आप सब अपना डांस जारी रखें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। राज और माहिर हॉल से बाहर आ जाते हैं। निष्ठा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माहिर ने उसे क्यों कुछ नहीं कहा। उसे तो लग रहा था कि माहिर उसे धक्के मारकर कंपनी से बाहर कर देगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे वो और परेशान हो गई थी। माहिर राज से बात करके अपने केबिन में आ गया। उसका असिस्टेंट अनिल उसके पास आता है। अनिल कहता है, बॉस आपने अनाथ आश्रम में जो लड़की आई थी उस लड़की की इन्फॉर्मेशन मांगी थी। उद्धरण चिन्ह। माहिर अपना सर चेयर पर टिकाते हुए कहता है, बोलो। उद्धरण चिन्ह। अनिल कहना शुरू करता है, बॉस उस लड़की का नाम निष्ठा खन्ना है और अभी वो हमारी ही कंपनी में काम कर रही है। उद्धरण चिन्ह। माहिर बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। अनिल उसे निष्ठा की पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। माहिर कहता है, तुम जा सकते हो। अनिल वहां से चला जाता है। माहिर खुद से ही कहता है, अब परेशान करने की बारी मेरी है मिस निष्ठा। तुम देखती जाओ मैं तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज करता हूँ। फिर वह एक डेविल स्माइल करता है। दिन ढल जाता है, शाम हो जाती है और सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। निष्ठा भी कंपनी से निकलती है और बाहर जाने लगती है। तभी कोई उसका हाथ पकड़ता है और अपनी ओर खींचता है। निष्ठा अचानक ऐसे होने से घबरा जाती है और सामने खड़े इंसान को देखती है जिसने उसके हाथों को मजबूती से पकड़ रखा था। निष्ठा हैरानी से कहती है, आप। वह माहिर को अपने सामने देखकर दंग थी। उसके हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए थे और सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म सी हो गई थी। माहिर उसे खींचते हुए पार्किंग एरिया में अपने साथ ले जाता है। निष्ठा परेशान सी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। निष्ठा खुद को छुड़ाते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप। माहिर उसे अपने कार से लगा के खड़ा कर देता है और उसके करीब जाकर कहता है, मिस निष्ठा, यही तुम्हारा नाम है ना। माहिर को देखकर निष्ठा के मुंह से तो कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे, वो क्या ही कहती। माहिर उस पर तंज कसते हुए कहता है, तुम मेरी कंपनी में कैसे आ गई, जबकि तुम्हारे कंपनी के बॉस की तो आंखें ही नहीं है। निष्ठा को अब याद आने लगता है कि गुस्से में उसने माहिर को न जाने क्या क्या कह दिया था। वो घबराई हुई नजरों से माहिर को देख रही थी। निष्ठा हकलाते हुए कहती है, वो हम। माहिर उसके चेहरे के बेहद करीब आकर कहता है, क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो या बोलती बंद हो गई है तुम्हारी। निष्ठा जल्दी से कहती है, कुछ भी तो नहीं। निष्ठा मुश्किल से इतना ही बोल पाए। माहिर अपनी पतली उंगलियां उसके गालों पर फेरते हुए कहता है, सो मिस निष्ठा, उस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूंगा और अब तो तुम मेरी ही कंपनी में काम करोगी। निष्ठा ये सब सुनकर काफी डर जाती है। निष्ठा अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, आपका मतलब क्या है। माहिर उसके और करीब आकर कहता, वही जो तुमने सुना। माहिर उसके गाल पर हल्की सी थपकी देता है और अपने कार में बैठकर वहां से चला जाता है। निष्ठा बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। कुछ मिनट तक शौक से जमे रहने के बाद वह भी बाहर आती है और परेशान सी घर के लिए निकल जाती है।
दिल्ली में आरोही होटल का अपना सारा काम खत्म करती है और अपना सामान पैक करने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड निशा उसके पास आती है। निशा आरोही के पीछे पीछे चलते हुए कहती है, आरोही तुम घर जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। आरोही उसे देखती है और फिर से अपना काम करते हुए कहती है, हाँ मैं बस निकल रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। निशा उसके सामने आते हुए कहती है, अमन सर किसी पार्टी में जा रहे हैं, उन्होंने हम दोनों को भी साथ चलने को कहा है। उद्धरण चिन्ह। आरोही उसे कंफ्यूजन से देखते हुए कहती है, पर मैं कैसे जा सकती हूँ? निशा कहती है, देखो आरोही इतने सारे लोगों में बॉस के बेटे की हमारी अच्छे से बनती है, ऐसे हम मना नहीं कर सकते हैं। वो हमारे इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं और उन्होंने हमारी इतनी हेल्प भी की है। उसकी बातों से आरोही भी सोच में पड़ जाती है, पर वो कैसे अमन के साथ जा सकती है, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर निशा के इतना फोर्स करने पर वो हाँ कह देती है। अमन तो आरोही के कारण ही निशा से बात करता था, क्योंकि आरोही का निशा से अच्छे से बनती थी। वो निशा के जरिए आरोही से अपनी करीबी बढ़ाना चाहता था, जो अभी तक हो नहीं पाया था। निशा कहती है, तो चलो थोड़ा बहुत रेडी हो जाते हैं, 6 बजने वाले हैं, हमें निकलना भी है। आरोही बस हाँ में जवाब देती है। फिर दोनों होटल में ही तैयार होने के लिए वॉशरूम में चले जाती है। दोनों थोड़ा बहुत मेकअप करती है और होटल के बाहर आ जाती है। बाहर अमन उन दोनों का वेट कर रहा था। अमन उन दोनों को देखते हुए कहता है, हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, आओ बैठो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दोनों कार में बैठ जाती है और वहां से सब पार्टी के लिए निकल जाते हैं। आरोही तनुजा को कॉल करके बता देती है कि उसे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। फिर आरोही मिहिर के बारे में सोचने लगती है। उसे आज जो हुआ वो याद आने लगता है। डॉट 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 डॉट। तो आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले पार्ट में।